हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स हमारा परिवेश भाग 3, जो कि कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक है। इस पाठ्यपुस्तक में से हमने बहुत सारे चैप्टर यहाँ हल कर लिए हैं, अपने चैनल पर डाल भी दिए हैं। और आज हम हल करने जा रहे हैं अध्याय 11, जिसका नाम है मानचित्र की कला, दिशा और मापन। तो पाठ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पाठ की रीडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें देखना पड़ेगा क्या क्या आपके लिए दिया हुआ है। सबसे पहले है मानचित्र, पढ़ने से बनाने की कला तक। हम प्रतिदिन विद्यालय, बाजार या दोस्तों के घर जाते हैं। हम बिना किसी की मदद की रास्ता कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए हमें दिशा और दूरी की समझ जरूरी है। मानचित्र, जिसको नक्शा भी कहते हैं, इसमें हमारी मदद करता है, क्योंकि यह किसी स्थान का चित्रात्मक रूप में सही अनुपात और पैमाने के साथ विवरण दर्शाता है। इस अध्याय में हम मानचित्र पढ़ना और बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है निशा का घर। निशा ने अपने घर का मानचित्र बनाया है। आप भी अपनी कॉपी में अपने विद्यालय का नक्शा बनाओ और उसके आसपास के मकान, पेड़, दुकान, मार्ग आदि दिखाओ। पैमाना और दूरी उसके लिए है। इस नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम। अब निशा के घर के नक्शे को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। तो देखते हैं निशा के घर के नक्शे को। यहाँ पर देखिए, निशा के घर में यहाँ पर ये दरवाज़ा है, एक बड़ा कमरा है, एक छोटा कमरा है, एक रसोई है, और यहाँ गाय और बैल बांधने की कोठरी है, और यहाँ आम के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ भी आम के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना। और ये बाउंड्री है। तो इस तरह से ये निशा के घर का जो नक्शा है, हमने इसको देख लिया है, समझ लिया है। अब गतिविधि 1 है, निशा के घर के नक्शे में कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, खिड़की का यहाँ निशान बनाया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से ये जो निशान दिए हुए हैं, ये 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 और ये, ठीक है ना। तो इनमें से खिड़कियां कितनी हैं? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमने उत्तर लिखा है, निशा के घर में नक्शे में 3 खिड़कियां हैं, ठीक है। फिर है, कितने नीम के पेड़ हैं? तो निशा के घर के नक्शे में 3 नीम के पेड़ हैं। यहाँ हमने नीम के पेड़ देखे हैं, यहाँ ऊपर लगे हुए हैं, नीचे आम के लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। कितने आम के पेड़ हैं? तो निशा के घर में 4 आम के पेड़ हैं। कितने आम के पेड़ हैं? 4 आम के पेड़ हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। अब है नक्शा पढ़ने की कला। निशा के घर में नक्शे में पैमाना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम। उदाहरण, यदि कोई जगह 6 सेंटीमीटर दूर है, तो वास्तविकता में वह 6 का गुणा 3 से कर देंगे, यानी कि वास्तव में 6 या 18 कदम दूर होगी। गतिविधि 2 है, नक्शे से दूरी जानो। यदि मुख्य दरवाजे से रसोई 5 सेंटीमीटर दूर है, तो कितने कदम दूर होंगे? तो 5 को 3 से गुणा करके देख लेंगे, 5 दिया 15, ठीक है ना। वैसे हम हल करके भी इसको बता देंगे। यदि गाय बैल की कोठरी यानी बागोट बाड़ा से विद्यालय का द्वार 100 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो यहाँ हमने इनको हल किया है। देखिए, नक्शे में पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम, तो वास्तविक दूरी, मुख्य दरवाजे से रसोई 5 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी होगी 5 गुणा 3 बराबर 15, ठीक है, 15 कदम दूर। तो रसोई तक की वास्तविक दूरी 15 कदम होगी। और विद्यालय तक की दूरी, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम, तो 100 कदम दूरी पर, 100 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 100 गुणा 3 करेंगे बराबर 300 आ जाएगा। तो विद्यालय तक की वास्तविक दूरी 300 कदम होगी। अब है अभ्यास 1, कितनी रसोइयाँ? बड़े कमरे में जितनी जगह में बड़े कमरे जितनी जगह में कितनी रसोइयाँ बनेगी? और ख है, गाय बैल की कोठरी में कितनी रसोइयाँ बनेंगी? तो जगह दे रखी है, उसके अनुसार हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कितनी रसोइयाँ, नक्शे के अनुसार निशा के घर में 1 रसोई है, ठीक है। और फिर प्रश्न दिया हुआ है कि बड़े कमरे की जगह में कितनी रसोई बनेंगी? तो नक्शे को देखकर बड़े कमरे का क्षेत्रफल रसोई के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना है, इसलिए बड़े कमरे की जितनी जगह में 4 रसोइयाँ बन सकती हैं, ठीक है। ये हम नक्शे को देख के समझ सकते हैं। ख है, गाय बैल की कोठरी में कितनी रसोइयाँ बन सकती हैं? तो नक्शे के अनुसार गाय बैल की कोठरी का क्षेत्रफल रसोई के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना है, इसलिए गाय बैल की कोठरी में भी 4 रसोइयाँ बन सकती हैं।
फिर है ग, यदि बागोड़ यानी बाड़ा से घिरे पूरे क्षेत्र में रसोई जितने कमरे बनाए जाएं तो कितने कमरे बन सकते हैं? 4 कमरे। ठीक है। यदि छोटे कमरे जितने कमरे बनाए जाएं तो बागोड़ के अंदर कितने, यानी बाड़े के अंदर कितने कमरे बन सकते हैं? तो बागोड़ से घिरे पूरे क्षेत्र में गाय बैल की कोठरी भी शामिल है। यदि छोटे कमरे के आकार के कमरे बनाए जाएं तो बागोड़ के अंदर लगभग 2-3 छोटे कमरे बन सकते हैं। फिर अगला सवाल है, इन सवालों को आपने कैसे हल किया और इन्हें हल करने के और कितने तरीके हो सकते हैं? तो सवाल हल करने के तरीके हैं तुलनात्मक विधि, हमने कमरे का आकार रसोई या छोटे कमरे से तुलना करके गिना। माप विधि, नक्शे में लंबाई चौड़ाई नापकर गुणा करके और क्षेत्रफल निकाल कर इसको हम देख सकते हैं। अब है कमरों की लंबाई और आकार की तुलना। रसोई और छोटे कमरे में से छोटा कमरा अधिक लंबा है। बड़े कमरे और कोठरी में से कोठरी अधिक लंबी है। बड़े कमरे और कोठरी में से बड़ा कमरा अधिक बड़ा है। निशा के घर के नक्शे में संभावित अतिरिक्त चीज़ें। निशा के घर के नक्शे में और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि शौचालय यानी कि बाथरूम, स्नान घर यानी टॉयलेट, बरामदा या आंगन, अतिथि कक्ष या गेस्ट रूम, भंडार कक्ष या स्टोर रूम, ये भी हो सकते हैं। सीढ़ियाँ यदि बहुमंजिला हो तो, और बगीचा या खाली जगह। ठीक है। यदि निशा के घर में रसोई के पीछे छोटा बगीचा हो, यदि निशा के घर में घर की 4 दीवारी पर वृक्ष लगे हों, अन्य वस्तुओं भी सोचकर लिखो, उनके लिए कोई चिन्ह भी सोचो जो नक्शे में हो सकती है। इन सभी वस्तुओं को निशा के घर में नक्शे में जोड़ो। इनके लिए क्या निशान चिन्ह हो सकते हैं? सारणी में भरिए। तो यहाँ एक सारणी दी हुई है। लौकी की बेल, इस तरह से हम चिन्ह निशान बना सकते हैं। रसोई का इस तरह से निशान बना सकते हैं, इसमें एक चिमनी झोंपड़ी बनाकर चिमनी बना दिए। वृक्ष का इस तरह का निशान हो सकता है, और बगीचे का इस तरह का निशान हो सकता है। ठीक है। अभ्यास 2 है, नक्शे में ये भी जोड़िए। रसोई में एक खिड़की, गाय बैल की कोठरी में एक और दरवाजा, बागोड़ के बाहर 9 पेड़, 4 आम के और 5 नीम के। बड़े कमरे में एक तथा घर के सामने 3 बच्चे बनाओ। रास्ता बनाओ छोटे कमरे से गेट तक और बड़े कमरे से नीम के पेड़ों तक। गेट से घुसकर गाय बैल की कोठरी में जाने का रास्ता, और गेट से छोटे कमरे में कौन कौन से रास्तों से जा सकते हैं। ये सारी चीज़ हमें बनानी है। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बनाया है। लौकी की बेल दिखाई है, बड़ा कमरा दिखाया है, गेट दिखाया है, रसोई दिखाई है, छोटा कमरा दिखाया है, नीम के पेड़ और आम के पेड़ ये भी दिखाए हैं, रास्ते भी दिखाए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप भी दिखा सकते हैं। दूसरा है, निशा के घर के बागोड़ की लंबाई और चौड़ाई नाप कर लिखिए। तो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, हमने नापी है, आप भी नाप सकते हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि निशा के बागोड़ कितने कदम लंबी है? तो 24 कदम, यानी 8 × 3 कर लिया। और लगभग कितने कदम चौड़ी है? 12 कदम। ठीक है ना, क्योंकि 12 कदम 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 तिया 12। इसी तरह गाय की कोठरी, छोटे कमरे और बड़े कमरे की लंबाई और चौड़ाई लगभग कितने कदम है, पता करके लिखो। तो ये आप भी पता करके लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, नक्शे में छोटे कमरे की लंबाई लगभग 3 है, तो वास्तविक लंबाई 3 × 3 = 9 कदम। नक्शे में छोटे कमरे की चौड़ाई लगभग 3 है, वास्तविक चौड़ाई 3 × 3 = 9 कदम। बड़े कमरे की माप निकालें। नक्शे में बड़े कमरे की लंबाई 8 है, तो वास्तविक लंबाई 8 × 3 = 24 कदम। नक्शे में बड़े कमरे की चौड़ाई लगभग 4 है, तो वास्तविक चौड़ाई 4 × 3 = 12 कदम। निशा के घर में एक और कोठरी बनाने की सोची, 9 कदम लंबी और 9 कदम चौड़ी। इस कोठरी में निशा कहाँ बनाए? कोठरी बनाकर भी दिखाओ। याद रहे, कमरे में 3 कदम नक्शे में 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है ना। तो 9 कदम लंबी और चौड़ी तो हम कहाँ बनाएंगे? यह कोठरी गाय बैल की कोठरी के पास या बाड़े के पास में एक कोने में बनाई जा सकती है। नक्शे में कोठरी का आकार 3 × 3 सेंटीमीटर बनाकर दिखाया जा सकता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 3 कदम, तो 9 कदम बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, ठीक है। अब है नक्शे के उपयोग और निर्माण। जब हम एक बड़े मानचित्र को छोटा करके बनाते हैं तो उसे आनुपातिक लघुकरण कहते हैं। इसके लिए पैमाने का सही उपयोग करना आवश्यक होता है। यहाँ निशा के घर में एक छोटे नक्शे को छोटा करके बनाया गया है। अपने विद्यालय के नक्शे को इसी प्रकार और भी छोटा करके बनाकर देखो।
तो ये अपने विद्यालय के नक्शे को आप छोटा करके कैसे बनाओगे वो आप खुद को करना है। गतिविधि 3 है, अपना नक्शा बनाओ। अपने गांव का एक छोटा सा मानचित्र बनाओ। उत्तर दिशा को सही रूप से चिन्हित कीजिए। अपने घर, विद्यालय, बाजार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कीजिए। नक्शे में पेड़, सड़क और नदियों के लिए उपयुक्त प्रतीक चिन्हों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए गांव का छोटा सा नक्शा आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए, ठीक है। अब है पैराग्राफ पढ़कर नक्शा समझो। हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और नक्शे को समझेंगे। हंसीपुर से उत्तर की ओर चलो। हंसीपुर से उत्तर की ओर चलना है हमको, जैसे ऐसे चलना है उत्तर की ओर। पौन घंटे बाद दूधी नदी मिलेगी। यहाँ पर कोई नदी मिलती है हमको, जिसे पुल से पार करो। उसे पुल से पार कर लिया। फिर पूर्व दिशा में मटकुली गांव आएगा, तो पूर्व दिशा इधर जाना है, मटकुली गांव आएगा। आगे 1.5 घंटे चलकर पूरब पश्चिम जाने वाली एक सड़क मिलेगी। पूरब पश्चिम यानी कि ये सड़क मिलेगी हमको। जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ो, तो हम इधर मुड़ जाएंगे। कुछ देर बाद दक्षिण में मटकीपुर गांव आएगा, जहाँ आराम कर सकते हो। दक्षिण में, दक्षिण किधर हो गया आपका, उत्तर इधर था तो दक्षिण आपका यहाँ पर हो गया। दक्षिण में एक मटकीपुर गांव आ जाएगा, ठीक है, वहाँ आराम कर सकते हो। पश्चिम की ओर बढ़ो। अब यहाँ इधर से हम बढ़ना है, हमको कहाँ बढ़ना है, पश्चिम की ओर बढ़ना है, तो पश्चिम की ओर इधर बढ़ेंगे। ठीक है। 1 घंटे बाद गोंदा गांव मिलेगा। इसे पार कर आगे एक और पुल मिलेगा जो दूधी नदी पर है। पुल से पहले उत्तर में उतरकर नाव के मल्लाह को 20 रुपये दो और 1 घंटे में लबडब पहुंच जाओगे। लबडब से नाव लेकर वापस आओ और पुल तक पहुंचो। पुल के पश्चिम में पान तलाई है, पर उधर मत जाना। गोंदा गांव से दक्षिण की ओर चलोगे तो आधा घंटे बाद एक पुल आएगा। उस पुल को पार करने के आधा घंटे बाद पीपल गोटा गांव पहुंचना है। पीपल गोटा से पश्चिम की ओर 1 घंटे चलने पर रायपुर गांव मिलेगा। वहां कुछ देर रुककर वापस हंसीपुर चलो। रायपुर से पूरब की ओर चलो। रास्ते में पीपल गोटा, फिर आधा घंटे बाद बस्सी गांव मिलेगा। बस्सी से पूर्व में आधा घंटे और चलकर एक सड़क मिलेगी, वहां बरगद का एक पेड़ मिलेगा। इस सड़क पर दक्षिण में मुड़ो। 1 घंटे बाद चौराहे पर हंसीपुर पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो ये वापस हंसीपुर गांव अपना आ जाएगा। तो अभ्यास 3 दिया है, निर्देश पढ़कर क्या आप सभी गांवों के नाम नक्शे पर दर्शा सकते हो। तो इसमें गांवों के नाम क्या हैं, हंसीपुर, लबडब, बस्सी नक्शे पे लिखा है। बाकी के गांव जो ऊपर जो नक्शा है उस पर हमने लिख रखे हैं। मटकुली, मटकीपुर, गोंदा गांव, पानतलाई, पीपलगोटा, रायपुर, इन गांवों को नक्शे पर लिखो। ठीक है। नदी का, इसको और लिख सकते हैं अपन, नदी का नाम भी नक्शे पर हम लिख सकते हैं। नक्शे पर कई वस्तुएं बनी हैं और कई छूट भी गई हैं, आप इन्हें नक्शे में जोड़ो। मटकीपुर से गोंदा गांव जाने वाली सड़क के दक्षिण में 2 खेत, इनको जोड़ना है। गोदा गांव से पीपलगोटा जाने वाली सड़क के पश्चिम में एक कुआं, इसको भी हमें जोड़ना है। तो यहाँ देखिए ये सारे नाम आ गए हैं। मटकुली, बस्सी, ये नदी आ गई है, गोंदा गांव आ गया है, पान थारी आ गया है, और ये कौन सा गांव है, अमीपुर, जो भी हैं इनके नाम लिख दिए। यहाँ एक कुआं भी बना दिया है, ठीक है, और ऊपर नदी भी बना दी है। फिर है गतिविधि 4, थोड़ा सोचो। जसराज और निशा के घरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मानचित्र खींचने पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर मानते हैं। ठीक है। मानचित्र में उनके घरों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर है, तो घरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर दी हुई है और हमने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है, तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 10 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर उनके बीच के घरों की दूरी होगी। ठीक है। अपनी कॉपी में कागज़ पर स्केल की सहायता से दूरी ज्ञात करके लिखो। इसे सदैव ध्यान रखो कि दिशाएं और उपदिशाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई है। इसके लिए मनुष्य ने प्रकृति की सहायता ली है। सूर्यदेव तथा सूर्यास्त इनका प्रमुख आधार है। यानी सूर्य उदय होता है पूरब में, तो उसको पूरब दिशा माना है। और यहाँ पर देखिए हमने ये बताया है आपको
तो ये नक्शे में 10 सेंटीमीटर की दूरी इन दोनों के घरों के बीच की हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये आपके ऊपर के प्रश्न का उत्तर है। जसराज और निशा के घरों के बीच की दूरी नक्शे पर 10 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न के अनुसार असली दूरी 10 किलोमीटर और पैमाने के अनुसार 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका था पाठ पूरा, जिसमें हमने सारी गतिविधियां कर ली हैं, समझ ली हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। सबसे पहले प्रश्न है, हंसीपुर की किस दिशा में मटकुली है? हंसीपुर की किस दिशा में मटकुली है? तो उत्तर है, हंसीपुर से उत्तर की ओर चलकर दूधी नदी पार करने पर पूर्व दिशा में मटकुली गांव आता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व। फिर है, गोंदा गांव के किस दिशा में मटकीपुर है? तो पैराग्राफ के अनुसार मटकीपुर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर गोंदा गांव है। ठीक है ना, तो उत्तर हो जाएगा पूर्व। मटकीपुर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर गोंदा गांव आता है, तो पश्चिम में गोंदा गांव है, तो गोंदा गांव के पूरब की तरफ मटकीपुर उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पूरब लिख देंगे। फिर है, बस्सी के किस दिशा में पीपलगोटा है? रायपुर से पूरब की ओर चलने पर पीपलगोटा और फिर बस्सी गांव मिलता है, तो पश्चिम में उत्तर आ जाएगा। भोलाराम को पीपलगोटा से मटकीपुर जाना है, आप उन्हें जाने का रास्ता समझाने के लिए नक्शा बनाइए। तो पीपलगोटा से स्टेप नंबर है, पहले पीपलगोटा से रायपुर, पीपलगोटा से पश्चिम की ओर 1 घंटे चलने पर रायपुर गांव मिलेगा। फिर रायपुर से हंसीपुर, रायपुर से वापस हंसीपुर निकलो। फिर स्टेप 3 में हंसीपुर से मटकुली, हंसीपुर से उत्तर की ओर चलो, 1 घंटे बाद दूधी नदी मिलेगी, जिसे पुल से पार करो, पूर्व दिशा में मटकुली गांव आ जाएगा। स्टेप है, मटकुली से मटकीपुर, मटकुली से आगे 1.5 घंटे चलकर पूर्व पश्चिम में जाने वाली सड़क मिलेगी, जहाँ पश्चिम की ओर मुड़ो। कुछ देर बाद दक्षिण में मटकीपुर आएगा, जहाँ आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम मिला करके कैसे लिखेंगे? पीपलकोटा से पश्चिम की ओर 1 घंटे चलकर रायपुर गांव पहुँचें, वहां से वापस हंसीपुर निकले, हंसीपुर से उत्तर की ओर चलकर दूधी नदी पार करें और पूर्व में मटकुली गांव पहुँचें। मटकुली से आगे 1.5 घंटे चलकर पूर्व पश्चिम में जाने वाली सड़क पर पश्चिम की ओर मुड़ें। कुछ देर बाद दक्षिण में मटकीपुर गांव पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए नक्शा भी दिया हुआ है। अब है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके गांव या शहर के आसपास कौन से गांव हैं? तो ये आपको वैसे अपने गांव के आसपास के या शहर के आसपास के गांव के नाम लिखने हैं, पर हम जयपुर के हैं, तो हमने जयपुर के स्थान के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके गांव, पहले प्रश्न का जो उत्तर है, जयपुर के आसपास कई गांव हैं, जैसे कि संगनेर, बगरू, चाकसू, आमेर, जम्मा रामगढ़, भागी, कोटखावदा आदि। ठीक है ना। फिर है, आपके गांव के सबसे पास कौन सा शहर है और कितनी दूर है और कितनी ओर है? तो जयपुर एक स्वयं बड़ा शहर है और इसके सबसे बड़े शहर का नाम है अजमेर, जो पश्चिम में 135 किलोमीटर दूर है। टोंक दक्षिण में 95 किलोमीटर दूर है और सीकर उत्तर पश्चिम में लगभग 115 किलोमीटर दूर है। प्रश्न नंबर 3 है, आपके गांव या शहर के उत्तर में कौन से गांव हैं? तो जयपुर के उत्तर में स्थित कुछ गांव और कस्बे हैं, जैसे सामोद, मनोहरपुर, चंदबाजी और चौमू आदि। प्रश्न नंबर 4 है, 4 घ, आपके गांव या शहर के दक्षिण दिशा की ओर एवं पश्चिम दिशा की ओर क्या है? तो जयपुर के दक्षिण दिशा में टोंक जिला है और पश्चिम दिशा में अजमेर जिला एवं नागौर जिला स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का 6, आपके गांव या शहर के पास कौन सी नदी बहती है? तो जयपुर के पास मुख्य रूप से बाणगंगा नदी बहती है, जो बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा डून नदी भी इस क्षेत्र में बहती है। फिर है, आप क्या करोगे? रंजना और जूली शहर के लिए किसी दूसरे गांव आई हैं, उन्हें रहने के स्थान से उद्यान की ओर जाना है, उनके पास उस मार्ग का मानचित्र है, उनके रहने का स्थान उद्यान तक की दूरी ज्ञात करने में उनकी सहायता कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उनका जो निवास स्थान है यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं आप नक्शे में, और यहाँ पर ये बगीचा दे रखा है। ठीक है, ये देखिए। एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसके विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे एक नज़र में भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। तो उद्यान तक की दूरी ज्ञात करना, यानी कि ऊपर का जो प्रश्न था, उनके रहने के स्थान से उद्यान तक की दूरी ज्ञात करने में सहायता के लिए मुख्य सड़क पर पहुँचे, निवास स्थान से मुख्य सड़क पर जाएं, दिशा का पालन करें, मुख्य सड़क से दक्षिण पूर्व की दिशा में चलें,
उद्यान तक पहुँचे, दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हुए हरे रंग के उद्यान तक पहुँचना होगा। और दूरी का अनुमान क्या है? मानचित्र में दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर आती है। उद्यान की दिशा है उनके रहने के स्थान से उद्यान दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इस प्रकार रंजना और जूली अपने निवास स्थान से उद्यान तक आसानी से पहुंच सकती हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा, सारे प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे, मानचित्र समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मानचित्र को बना सकते हैं। बच्चों, अभ्यास की बहुत ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, इसलिए आपको अगर एक बार में समझ नहीं आए तो बार बार में आप इसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करें। आप बार बार में समझोगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा।